Number 30 of sample paper number 2. From the following details, calculate opening inventory. Closing inventory is given, total RFO is given, cash RFO, total purchases, credit purchases and goods are sold at a profit of 20% on cost. हो सकता है कई चीज़ें इसमें ऐसी हों जो काम ना आ रही हों, ऐसा ही है। इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर हमने किया था मैंने तब भी कहा था सम को उल्टा चलाना कि आपको क्या चाहिए और वो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कहाँ से आपको मिल सकता है। बाकी की सारी चीज़ें इररिलेवेंट अपने आप निकल जाएंगी। अगर हम सम को सीधा देखेंगे ना, ये भी चाहिए ये भी होगा, हो सकता है एक आध आइटम जो नहीं चाहिए वो दी हुई है वो आपको और आप यानी कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। तो उसने क्या बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने को बोला है। इन्वेंट्री ओपनिंग कहाँ से निकल सकती है, एक निकल सकती है CORFO वाले फार्मूले से, एक निकल सकती है एवरेज इन्वेंट्री वाले फार्मूले से। और एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमारे पास CORFO होना चाहिए, साथ में ITR भी होनी चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कहाँ से हमारी जो काम की वैल्यूज निकल रही है। इसमें उसने आप देखिए गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, उधर से RFO भी दी हुई है। इट मीन CORFO अगर हम निकाल लें तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री वाला फार्मूला लगा के और क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। CORFO का फार्मूला लगा, CORFO का फार्मूला क्या होता है, RFO माइनस विच सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपको टोटल RFO दी हुई है 6 लाख वो हमारे काम की है, लेकिन जो कैश RFO दी हुई है 50,000 की ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, नहीं चाहिए। ऐसे ही आपको टोटल परचेज दी हुई है 2 लाख की, वो काम की है, क्रेडिट परचेज कहीं काम की नहीं है ना। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो वहाँ पे काम आती है। सो हम अगर पहले हम CORFO निकाल लें, उसमें हम ओपनिंग इन्वेंट्री वाला फार्मूला लगाएं तो हमारा आंसर जो है वो आ सकता है। CORFO निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला क्या यूज होगा, CORFO एक फार्मूला हमारा यूज होगा इक्वल टू RFO माइनस GP। RFO गिवन है आपको, RFO गिवन है और GP जो है वो है कॉस्ट के ऊपर। नाउ दिस कॉस्ट डज नॉट मीन इट मीन्स COGS, does not mean RFO. of course it does not mean RFO, it does not mean direct expenses, it does not mean land building it does not mean plant machinery also। जहाँ कंफ्यूजन है उसकी बात कर रहा हूँ। दिस कॉस्ट डज नॉट मीन परचेजेस, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ RFO, परचेज को नहीं कॉस्ट मान लेंगे। जिस कॉस्ट की ये बात कर रहा है ये कॉस्ट ऑफ RFO की बात कर रहा है, ये नहीं कि परचेज का निकालो, है ना, ये नहीं करना है। परचेज और कॉस्ट सेम लगती है ना, ठीक। तो CORFO जो है आपकी इसकी 20% प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास वैल्यू CORFO की नहीं है, हमारे पास RFO की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, RFO जो GP है दैट इज 20% है, 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट की जगह हम क्या लगाएंगे, उससे करना, चलो उससे कर लो। और एक शॉर्ट कट बनाया था मैंने आपको, कॉस्ट की जगह हम क्या लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस कर दो। आप x लेके करो, आप 100 लेके करो, आप कैसे करते हो आपकी मर्जी है। एक हल्का सा शॉर्टकट और है, हमें कहा गया है 20% कॉस्ट पे लगा दो, है ना। हमने कॉस्ट पे, हमारे पास कॉस्ट नहीं थी, लेकिन कॉस्ट की जगह हम सेल और सेल की जगह हम कॉस्ट को यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट वाला केस ये भी देखना है, प्रॉफिट वाला केस अगर लॉस होता तो कॉस्ट में सेल भी कम होनी थी। यहाँ प्रॉफिट वाला केस है तो कॉस्ट की जगह सेल लगा रहे हैं, इट मींस ज्यादा लगा रहे हैं, तो नीचे भी R इंक्रीज कर दो। अगर सेल की जगह कॉस्ट लगाते तो कम लगाते तो माइनस कर देते, या फिर लॉस वाला केस होता कॉस्ट की जगह पे सेल लगाते, कम लिखते, माइनस कर देते। तो सेल की वैल्यू क्या है 6 लाख, इट इज 20/120 into 6 लाख 1 लाख। GP आपका आ गया 1 लाख। तो CORFO कितनी आ रही है 5 लाख, CORFO 5 लाख, ये आपकी निकल आई 5 लाख रुपीस। अब इसमें आप फार्मूला जो है वो लगा लीजिए दूसरे वाला, CORFO इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वहां से आपका आंसर आ जाएगा, चेक करो कितना आता है। सभी का है, बाकी भी कर लीजिए, करिए। 30 सम का सेकंड पार्ट, करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर 18 लाख
करंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी एंड इन्वेंटरी। ऐसे वाले सम्स आपकी बुक में कई हैं, है ना? सम नंबर 12 13 के आसपास इकट्ठे सम 10-12 सम जो ऐसे वाले हैं। और ऐसे वाले हम सम स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ ऐसे आप करंट एसेट्स दी हुई हैं, ये तो उससे भी उल्टा इजी है। करंट एसेट्स आपको दी हुई हैं और करंट एसेट्स आर 18 lakh। करंट एसेट्स आर 18 lakh। करंट रेशियो इज 3:1 एंड क्विक रेशियो इज, हमने कैलकुलेट क्या करना है? करंट लायबिलिटी एंड इन्वेंटरी। करंट लायबिलिटीज तो आपकी यहाँ से सीधी कैलकुलेट होती है। 6 lakh। If current ratio is 3:1, then it means current assets are 3 times the current liabilities, and current assets are 18 lakh, तो current liabilities are 6 lakh। ये तो निकालना लिखना कैसे है? लिखना फार्मूले के साथ ही, current ratio is equal to current assets upon current liabilities, 3/1 is equal to 18 lakh upon current liabilities, तो current liabilities is equal to 6। एक आपका ये आंसर आ गया। इन्वेंटरी का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे पास है, दी हुई है। क्विक एसेट्स कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से, क्विक रेशियो से। बिकॉज़ क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई, क्विक एसेट्स कितने की होंगी? इक्वल है ये रेशियो। क्विक एसेट्स भी 6 लाख। क्विक एसेट्स 6 लाख और इन्वेंटरी is equal to current assets minus quick assets। एक आपका आंसर, बस आंसर को बॉक्स में डाल देना, आंसर हाईलाइट कर देना अपना, या फिर सारा सब निकालने के बाद दोबारा लिख देना आंसर लिख जाके। करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटीज 6 लाख, इन्वेंटरीज 12 लाख, आंसर बॉक्स में डाल। ठीक, सो दिस इज अबाउट सम नंबर 30। देन इज 31st सम। From the following statements of profit and loss of Pine Limited for the year 31st March 19 and 20, prepare a common size statement. Common size income statement बनेगी आपकी ना। What is given? It is RFO, employee benefit expenses, other expenses and tax rate at 30% in both the cases। और years आपको सीधे दिए हुए हैं, वहाँ पे देख लेना। अगर प्रॉपर बैलेंस शीट बनी होगी तो ईयर आपको उल्टे ही दिए होगी, मीन्स करंट ईयर पहले दिया होगा, प्रीवियस ईयर बाद में दिया होगा। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो वहां से एक्सट्रैक्ट करके दी हुई है तो हो सकता है कि वो सीधी उल्टी कैसी भी हो। आप फिर भी हर बार हर क्वेश्चन में चेक करोगे ईयर्स कैसे दिए हुए, उसके हिसाब से आप समझोगे। यहाँ पे ईयर्स सीधे हैं। एक बात तो उसने यहाँ पूछी है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज विच स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। बट इज द कॉमन बेस इन रेज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। What is the common base in case of common size income statement? जब ये क्लियर होगा ना तभी क्वेश्चन स्टार्ट होना है, और जब ये क्लियर होगा तो क्वेश्चन साथ में एंड भी हो जाना है एकदम से। यही पॉइंट है यहाँ पे। कॉमन बेस विद आरएफओ। जतिन, आरएफओ तो हो गया, अब क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है आरएफओ का? बाई इट इज, चलो बाई तो छोड़ो, कॉमन बेस आरएफओ है तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे फिर? अब सारी परसेंटेजेस आरएफओ के हिसाब से निकालेंगे। मीन इन ईच आइटम द बेस विल बी आरएफओ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होगा? वो आइटम इटसेल्फ जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज कॉमन साइज, है ना? तो इसका बेस जो है वो कॉमन है। आपको याद होगा हम कंपैरेटिव में करते थे तो हम माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, फिर हम परसेंटेज निकालते थे। और उस मेथड में हर बार डिनोमिनेटर क्या होता था? उसी आइटम का बेस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस, यही होता था। इसमें क्या होगा? द बेस विल रिमेन सेम, द साइज विल रिमेन सेम, दैट इज आरएफओ। इन केस ऑफ बैलेंस शीट कॉमन साइज बेस इज दिस है। कॉमन साइज इनकम में तो आरएफओ है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बोलिए क्या बेस होता है? बैलेंस, बैलेंस क्लोजिंग के ओपनिंग, टोटल, नॉट बैलेंस, टोटल। किस साइड का? एसेट साइड का कि लायबिलिटी साइड का? एसेट का, लायबिलिटी का। आइटम तो प्लस करके कुछ तो बनेगा ही ना।
अगर एसेट्स को प्लस करेंगे एसेट्स लेंगे लायबिलिटी को नहीं नहीं एसेट्स की टोटल लेंगे कि लायबिलिटी टोटल लेंगे दोनों इक्वल होते हैं। हाँ यही है मतलब मैंने टोटल ऑफ बैलेंस शीट टोटल ऑफ बैलेंस शीट कह सकते हैं ठीक। तो वहाँ पे टोटल बैठ जाते। अब यहाँ पे आप स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब आपके पास इसका एक फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है ना, वो फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। याद होगा तो बनाओगे, अगर तो बड़ा बनाया आ गया फॉर्मेट फिर तो हम सिंपल परसेंटेज निकाल देंगे। अगर ना बड़ा बनाया है फिर ये वाला, वैसे यहाँ पे इतना है नहीं। यहाँ पे एक तो ये है आपकी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो हमने पहले बना ली डाटा गिवन के साथ। अब जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यू नो कि परसेंटेज जो है वो जिस साल की हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल का ही अपने आरएफओ जो है बेस लेना है। जैसे पहले बता रहा था मैं, आरएफओ बेस लेना है, टोटल रेवेन्यू नहीं बेस लेना है ना। इट मींस ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ आरएफओ विल बी डैश, ऑलवेज 100%, ऑलवेज आरएफओ अपॉन आरएफओ इनटू 100 है ना। और बाकी सारी परसेंटेजेस जो होंगी एक्सपेंसेस वाली मोस्टली 100 से कम आएगी अगर प्रॉफिट होगा है ना। बट टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज ज्यादा आ सकती है, ज्यादा ही आएगी अगर अदर इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। डोंट गेट पैनिक कि ये कैसे हो गया। अगर आपको आरएफओ दी हुई है, अदर इनकम भी दी हुई है, टोटल रेवेन्यू की जो परसेंटेज है इट विल बी मोर देन 100% बिकॉज वी आर टेकिंग आरएफओ एज बेस, नॉट टोटल रेवेन्यू एज बेस। ठीक है, 15 लाख हर एक परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टेकिंग इट एज बेस। और न्यूमरेटर क्या लेंगे, द आइटम इटसेल्फ। पहले में क्या है, आरएफओ आइटम है, क्या निकलेगा 15 लाख और 15 लाख इनटू 100%। देखिए बिना ही चाहे लिखूंगा। देन 6 लाख अपॉन 15 लाख इनटू 100 40%। 3 लाख अपॉन 20 60 अगेन 40 12% 28%। ठीक, this is in respect to this because we are calculating percentage of 18-19. RFO also will be taken of 18-19. In case of 19, RFO of 19-20 will be there, taken as base. 20 lakh upon 20 lakh into 100, again 100%. 10 lakh, 50%, 2%, 20%. Then 70%. 30%, 9%, 20%। ठीक है। यानी कंफ्यूजन इन दिस। इसका फॉर्मेट चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो। पहला कॉलम सेम रहेगा आपका, उसके बाद आप बनाओगे कॉलम ऑफ से 18-19, फिर आप बनाओगे 19-20 अमाउंट परसेंटेज, ऐसे भी ठीक है ना, ऐसे भी ठीक है। इससे क्या होता है कि जब इसकी परसेंटेज निकाले हो ना आपके सामने ये फिगर्स बनी हुई, चांसेस कम होते हैं एरर के। जब इसकी निकालो इसकी फिगर यहाँ आ जाएगी है ना। बाकी जब आप प्रैक्टिस कर लेनी है तो चाहे आप इससे प्रैक्टिस कर लो चाहे उससे कर लो, एट द एंड आपको इजी ही करना है, अदरवाइज बोथ फॉर्मेट्स आर ओके। ठीक, एंड कर लिए सभी। इसी का और पार्ट जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट चेंज वाली और परसेंटेज चेंज वाली। और ये भी प्रॉफिट लॉस की है। आरएफओ दी हुई है आपको 10 लाख और 8 लाख। देन है आपका अदर इनकम दी हुई है और एक्सपेंसेस दी हुई है। अदर इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो आपको परसेंटेज में की बनाई जाती है। ठीक, सही है, करिए का 31st का और पार्ट, यू हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे आपको ईयर्स अगेन सीधे दिए हुए हैं। आरएफओ इज 10 लाख एंड 8 लाख, 10 एंड 8, 18-19 की और 19-20 की। अदर इनकम इज 20% एंड 25%, परसेंटेज इज गिवन ऑफ आरएफओ। अदर इनकम 20%, 10 लाख का 20%, इधर 25% तो 8 लाख का 25%। बहुत केसेस में 2 लाख आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी टोटल रेवेन्यू 12 लाख एंड 10 लाख। देन एक्सपेंसेस कंबाइंड गिवन है 50% and 40%, and percentages of operating revenue. Operating revenue means RFO only, revenue operations, and that is 50% of 10 lakh RFO, 5 lakh, and 40% of 8 lakh, that is 320.
ये माइनस किया तो प्रॉफिट आपका आ गया बिफोर टैक्स वाला 12 माइनस 5 7 एंड 10 माइनस 3.2 6.8। टैक्स के बारे में नहीं बताया हुआ तो यहाँ तक ही हमारा सामने। मतलब पॉइंट इज वी हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव में यू नो आपको चेंज निकालनी पड़ती है। चेंज दो टर्म्स में, एक एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में जब आएगी, एक परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज निकालने का फार्मूला क्या होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज निकालने का एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर के करीब 100। तो पहले वाले केस में व्हाट इज द एब्सोल्यूट चेंज? दिस माइनस दिस माइनस 2 है। इधर नील, इधर 2 लाख अगेन माइनस 2 है। इधर माइनस 1 इधर minus 2. All figures are in minus. And when the figure absolute change is in minus, then only the percentage should be in minus. And whenever absolute change is in minus, the percentage must be shown in negative. यहाँ ब्रैकेट है, वहाँ ब्रैकेट आएगी। फार्मूला will remain same. 2 lakh upon 10 lakh 20% negative. Nil. 2 lakh by 12 lakh 16.7%, 16.667%. 1.8 upon 5 lakh 36, and negative, and 20 upon 70 2.8 सिंगल फिगर बोलते हैं। डेसिमल के बाद एक प्लेस बोलते हैं। चलिए दो निकाल लिया। राउंड अप करने की दूसरी देख लेना कितनी आती है। राउंड अप सिर्फ राउंड अप पर्पस के लिए, वैसे ही ठीक। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, और कॉमन साइज बनाओगे बैलेंस शीट, है ना, यहाँ पे सम नहीं है, मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ। अगर बैलेंस शीट बन रही है कॉमन साइज बैलेंस शीट, मैं एक ही कॉलम ले रहा हूँ सपोज। एसेट्स 3-4 आपको दी हुई है ना, टोटल है उसका मान लेते हैं 200,000 2 लाख रुपीस टोटल है उसका। अमाउंट आपने कैलकुलेट कर ली। एक की आ रही है 50%, एक की आ रही है सपोज 16.66%, है ना, पोस्टिंग आइटम में। एक की आ गई 33.3%। इसकी तो आनी ही 100 है, लेकिन ये ऊपर से 100 नहीं बनता, 99.9 बनता। इसको भी चेक कर लेना 100 बनता है कि नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए बेटर है कि इसको आप 16.7 कर दो, बिकॉज 16.666 होनी थी। यहाँ से भी, यहाँ से तो आने 100 है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 100 ही आएगा। यहाँ से भी चेक करें 100 बनता है कि नहीं बनता है। बनाना है उसको, ये ना हो कि 100 बन रहा हो, यहाँ से हम बना दें, वो तो आ ही जाना है ना। राउंड ऑफ उस हिसाब से करना। अगर 2 राउंड ऑफ होते हो, सपोज एक जगह आ गया आपका 50%, एक जगह आ गया आपका 32.5%, एक आ गया 17.5%। आप दोनों को राउंड ऑफ कर दो। आप बोले 33 और 18, गलत हो जाएगा, 101 बन जाएगा। एक को जिसको मर्जी कर दो, कोई फर्क नहीं, 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को राउंड ऑफ कर देना बस, अगर दोनों बन रहे हैं उस केस में, ठीक है। 100 करके आ रहा है। दिस इज अबाउट सम नंबर 31, देन इज सम नंबर 32, लास्ट जो सम है इस सैंपल का। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ दीप लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एट 31 मार्च 2020 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे को बताना कहाँ आएगा ये, मतलब ए में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा। पहला क्वेश्चन प्लस होगा या माइनस होगा या प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा अगर ए में आएगा तो ए के किस सब पार्ट में आएगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा, एडजस्टमेंट्स में आएगा या वर्किंग कैपिटल में आएगा, बताओ कैसे। और जिसका नोट्स टू अकाउंट्स होगा उसकी ट्रीटमेंट नोट्स टू अकाउंट से करेंगे, जिसका अकाउंट बन जाएगा उसकी ट्रीटमेंट अकाउंट से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या होगा, अगर हम ये पढ़ लें कि एडिशनल में क्या दिया हुआ है और हमें चल जाए पता कि अकाउंट किसका बन जाए, अंदर आंसर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहले एडिशनल पढ़ लें। फर्स्ट इज सेल अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 लाख ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन वाज 1 लाख वाज सोल्ड फॉर 175,000। यहाँ कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं, बन रहे हैं। एक एसेट बन सकता है, एक बन सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बन सकता है प्रोवाइडेड दैट दोनों के बैलेंसेस दिए। अगर बैलेंसेस दिए होंगे तो अकाउंट बनेगा, बैलेंसेस नहीं होगा अकाउंट नहीं बनेगा। और दूसरा वो कहता है 10% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख पर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ बाउंड हो गए इंटरेस्ट निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन। अदरवाइज
ना बताया गया हो इशू रिडीम कब हुए हैं तो हम ओपनिंग पे निकाल के A प्लस C माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जो उसने कहा उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे बाद में ओपनिंग का ही हो जाए बात अलग है, ठीक। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में प्लस ईयर्स रिवर्स है, बैलेंस शीट पूरी दी हुई है ना, प्लस C प्लस नोट कर लो वहाँ पे करना है। रिजर्व एंड सरप्लस इसका नोट दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें जाके देखिए बैलेंसिंग स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट लॉस हो रहा है 250 था 2 लाख हो गया, नेट लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 50,000। देन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका भी दूसरा है आपका नोट्स टू अकाउंट्स है, डिवेंचर्स कहाँ आएंगे C प्लस, और इसके बारे में उसने कहा भी था नीचे एडिशनल में इसके इंटरेस्ट निकालने के लिए कि जो 1 लाख के है ना वो 31 मार्च 2020, ये कौन सी डेट है, क्लोजिंग डेट है, उस दिन इशू हुए, तो इंटरेस्ट इस अमाउंट में निकालेंगे, ओपनिंग करेंगे। आगे हम एज्यूम करते थे, अब इसमें ये बताएंगे, है ना, ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकाल के कितना इंटरेस्ट आएगा फिर 40,000, 1 लाख का नहीं निकालना है, सारे का निकालना है 40,000। 40 को क्या करेंगे प्लस और C में माइनस, तो जो 1 लाख है डिबेंचर्स का उसका वो C के होने हैं बस, क्योंकि वो इशू हुए हैं डिबेंचर, पैसा मिला है हमें, इंटरेस्ट जो पे किया है 4 लाख पे निकाल के 40,000 A प्लस C माइनस। देन ही सेज द करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटी है A पार्ट में वर्किंग कैपिटल में प्लस है ये अमाउंट 30,000। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका भी आपका नोट दिया हुआ है, नोट में देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स के यहाँ अकाउंट में बन रहा, संजीत बताओ कहाँ आएगा, कितनी अमाउंट 20,000, आंसर आपको मिल जाएगा, कैश फ्लो मिल जाएगी, लेकिन ये पार्ट सारा गलत हो जाएगा। क्या करोगे वहाँ पे, कितना, वही पहले बताया आपने, एप्रोप्रिएशन का हाथ नहीं होगा, पहले भी आपने यही बताया, इसको कौन ठीक करेगा, इससे आपका ये नहीं कैश फ्लो मिल जानी है आपको, इसी तरह ओपनिंग नीचे आएगी एप्रोप्रिएशन में, तो 3-4 मिस्टेक्स करेंगे, ओपनिंग नीचे आएगी एप्रोप्रिएशन को कौन सी ओपनिंग वाली 80,000 जो है करंट ईयर का, सिर्फ करंट ईयर का है वो आपका ऊपर एप्रोप्रिएशन में प्लस होगा, क्या लिखोगे इसको, टैक्स प्रोवाइडेड, करंट ईयर का 80,000 प्लस कर देंगे प्रीवियस ईयर का एट द एंड ऑफ ए पार्ट आफ्टर दैट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, वहां से टैक्स पेड लिख के माइनस किया जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे A प्लस ऊपर 80,000 और A माइनस 60,000 सचित आप देखना जरा, 80 प्लस 60 माइनस A में ही किया, नेट में क्या हुआ 20 एड, ये हुआ आपका A पार्ट का भी आंसर आ जाएगा, B का भी आ जाएगा, C का भी हो जाएगा और एक मैम भी हो जाएगा कि आंसर मेरा सही है, मार्क्स कटेंगे यहाँ पे, बिकॉज आपने कैश को टैक्स को अलग अलग ट्रीट करना है, A पार्ट का अलग दिखाना है और C भी दूसरा करंट ईयर का अलग दिखाना है, प्रीवियस का अलग दिखाना है। करंट ईयर एडेड इन एप्रोप्रिएशन, प्रीवियस ईयर डिडक्टेड फ्रॉम लास्ट आइटम आफ्टर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड लिखना है उसको, और लिखने के भी गलत लिखा तो मार्क्स कटेंगे। ऐड वाला टैक्स प्रोवाइडेड, प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड, तभी तो माइनस कर रहे हैं उसको, प्रोवाइडेड वाला प्लस क्यों कर रहे हैं, कैश में आउटफ्लो हुआ हमारा ना, हमने प्रोवाइड किया है, पे थोड़ी किया है, किसी भी साल का टैक्स अगले साल पे करते हैं, ऐसे होता है, प्रोवाइड कर दिया माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, कैश तो नहीं किया इसलिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले साल का इस साल पे किया इसलिए पिछले साल की अमाउंट माइनस करेंगे, हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। देन इज एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल का आपको नोट दिया हुआ है, मशीनरी भी दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन, ये इसका अकाउंट बनता है, दोनों अकाउंट बन रहे हैं, तो पहले देख लिया था, ये बन जाएगा। इनटेंजिबल, इसका भी नोट दिया हुआ है, गुडविल है, हैंड रेज करो क्या करोगे, गुडविल 1 2, अरे गुडविल का क्या करते हो, गुडविल नहीं पता, गलत वाला आंसर देना हमने तो,
हमने कौन सा ठीक देना इनटेंजिबल एसेट संजीव अगर नहीं इस सब की बात करें अगर उगर की बात करते हैं पढ़ा तो रहे हो मैं आपसे बाइबल ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मतलब हमने याद कर लिया सर आंसर आप जैसे मर्जी क्वेश्चन डालो हमने तो अपना लिखना है मैं कह रहा हूँ इस सम में क्या करेंगे अगर आप देख लो ना अगर क्या हो रहा है वो बेटा आज ही करना है बता रहे हो पूछ रहे हो बता रहे हो नहीं बता रहे हो आपके पीछे क्वेश्चन मार्क था आंसर के पीछे क्यों नहीं आएगी कम हो रही इंक्रीज हुई है आएगी ना फिर एक पार्ट में एप्रोप्रिएशन में मल्टीप्लाई नहीं मल्टी डिवाइड हाँ जी डॉक्टर साहब इन्वेस्टिंग में प्लस वेरी गुड देखा गलत बोला उसने भी मेरे पास गलत वाला ही करना मैंने पहले कहा था गलत वाला उन्हें आधा आंसर सुन लिया है रमन से आधा नहीं सुना आधा आंसर तेरे को उसने बता दिया है ना जनरली हम प्लस प्लस करते हैं ना तो प्लस ही निकल रहा है उसको ठीक है भैया बिजनेस करो तो प्लस ही करना है यहाँ तो माइनस कर दो मार्क तो याद करने माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब सुनना अगर संजीव अगर गुडविल कम हो रही हो वैल्यू दैट इज गुडविल अमोर्टाइज्ड रिटर्न ऑफ तो वो ए में प्लस करते हैं एडजस्टमेंट्स अगर गुडविल बढ़ रही हो फिक्स्ड एसेट है बढ़ रही है परचेज की होगी ना कैश आउटफ्लो हुआ होगा ना इन्वेस्टिंग में माइनस ठीक है बैठ जाएगा तेरे पैदा होने से पैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही बता ही रहा हूँ वैसे या तो आंसर पूरा सुनते फिर तो बात थी इन्वेस्टिंग में अब ये माइनस होगा अमाउंट है आपकी कितनी है 150 डिफरेंस ओपनिंग नहीं डिफरेंस 150 देन है इन्वेंट्रीज ए में माइनस कहाँ वर्किंग कैपिटल में कितना 50 डिफरेंस ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ अमाउंट डिफरेंस 30 कैश एंड कैश कुछ नहीं कहीं भी नहीं है लास्ट में आएगा ओके सारा कुछ करो सर स्टार्ट करो